नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन है। कल आपने देखा था कि किस तरीके से घमासान बॉर्डर पर दिख रहा था। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाकों में भी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए थे। अभी जब मैं बात कर रही हूं, उस समय की ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी टारगेट करना शुरू किया है। और अभी जो थोड़ी देर पहले खबर आई है, उसको एक ट्वीट के जरिए मैं आपको दिखाना चाहती हूं। और ये होम मिनिस्ट्री का ट्वीट है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स writes to chief secretaries and administrators of all states and union territories, asking them to invoke emergency powers under civil defense rules for efficient implementation of the necessary precautionary measures। यानी कि जो केंद्र शासित राज्य हैं और जितने भी राज्य हैं, उनको होम मिनिस्ट्री ने कहा है, उनके चीफ सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स से, कि अब आप अपनी इमरजेंसी पावर्स को लागू कर सकते हैं और सिविल डिफेंस रूल्स के तहत, ताकि जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लागू किया जा सके। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इमरजेंसी पावर्स हैं, इनके तहत क्या हो सकता है, नागरिकों को इस समय क्या करने की जरूरत है, और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं जिस तरीके से पनप रही हैं और जिस तरीके से एस्केलेशन बढ़ रहा है, उस पर हम इसको पूरी जो स्थिति है ताजा, वो कैसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय रिटायर्ड एडमिरल सुरेश ग्रेवाल जुड़ रहे हैं। ग्रेवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो केंद्र शासित राज्यों और राज्यों को जो ये बोला गया है कि वो अपनी इमरजेंसी पावर्स इन्वोक कर सकते हैं अंडर सिविल डिफेंस रूल्स, इसका क्या मतलब है? आम आदमी इसको कैसे समझे सर? सिविल डिफेंस एक्ट इज बेसिकली जो होती है वो इमरजेंसी टाइम्स के लिए होती है, जो जैसा टाइम आजकल चल रहा है। इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको सिविल डिफेंस ड्यूटीज़ पर लगाना, वो हो गया मैन पावर का काम। दूसरा है जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, इसमें जो पैसा खर्च होगा उसके लिए इन इमरजेंसी पावर में ही आपको पावर मिलती है उस पैसे को खर्चने के लिए। तो ये दोनों चीज़ों पर इसका असर होगा। इसका मतलब अब उनको अथॉरिटी है कि वो खर्च कर सकते हैं और ऐसे वॉलंटियर्स को एक तरह से ड्यूटी पर बुला सकते हैं। सिविल डिफेंस का इनके जो मेन काम होता है, उसका होता है पब्लिक में पैनिक को फैलने से बचाना। पब्लिक की जो आम नागरिक की सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी, बिजली, यातायात संसाधन, ये चालू रहें। बाकी सारे काम ऐसे चलते रहें जैसे नॉर्मल टाइम पर चलते हैं। और तीसरा है जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उनकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़े, इसके लिए संसाधनों को इकट्ठा करें। और अगर ये अथॉरिटी मिली है, इसका मतलब अभी ऑफिशियली इमरजेंसी टाइम है, अभी कोई मॉक ड्रिल नहीं होगा सिविल डिफेंस के लिए। अभी सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज को एक्चुअल सिविल डिफेंस के लिए बुलाया जाएगा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको काम देगा जो ऐसे समय पर उनको करना चाहिए। नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं कि काम उनको दिया जाएगा, तो ये नागरिकों के लिए क्या हम इस तरीके की चीजें देख सकते हैं कि क्या रेस्टोरेंट्स में जाने पर पाबंदी लग जाएगी? क्या एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिसमें कि नागरिक सड़क पर नहीं चलेंगे? क्या कुछ हो सकता है इसमें? इसका मतलब ये दूसरा काम होता है, ये इससे सिविल डिफेंस या इससे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो होता है हमारा जैसे सायरन बजा, एयर रेड सायरन, उसके आप राजस्थान के जितने मैसेज आ रहे हैं उसमें सब में लिखा हुआ है कि शाम के 6 बजे से जैसलमेर एरिया ऐसे में सुबह 6 बजे तक रहेगा। और जिस टाइम सायरन बजे उस टाइम आपको बाहर रोड पर जाना अलाउड नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी सरकारी काम उस टाइम हो उसमें आप कोई बाधा नहीं पहुंचाएं। और आपकी सुरक्षा के लिए ये एडवाइजरी है कि आप अपने घर में रहें, रोड पर नहीं घूमें। कई बार क्या होता है, ये आम नागरिक की एक तरह से उत्सुकता होती है, कहीं भी कोई एक्सीडेंट हुआ सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फोटोग्राफ वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। ये उस भीड़ से बचने के लिए है, क्योंकि भीड़ जब भी इकट्ठा होती है जो जो उधर के जो टीम काम कर रही होती है उसमें बाधा ही डाल सकते हैं, सहायता कुछ नहीं करती है भीड़।
ये उस भीड़ को बचाने के लिए इस टाइप की एडवाइजरी दी है। बाकी सिविल डिफेंस का मेन मकसद यही होता है कि जो भी आम नागरिक की एक्टिविटीज हों उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़े। इसका मतलब आम नागरिक की सहूलियत के लिए ये लागू किया जाता है, ना कि उनके ऊपर बाधा डालने के लिए। नहीं, लेकिन जब इमरजेंसी पावर्स इन्वोक की जाती हैं, तो कई बार होता है कि नागरिकों के साथ ज़्यादती भी शुरू हो जाती है इमरजेंसी के नाम पर। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती है? क्योंकि और नहीं, इसका मतलब इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी पावर्स मतलब फाइनेंशियल और इन वॉलंटियर्स को ड्यूटी पर बुलाने तैनात करने के लिए ये पावर्स है। ये इमरजेंसी समय में ही आप इन पावर्स को ज्यादातर देते हैं, नहीं, या तो ये सिविल नेचुरल। डिफेंस रूल्स, जो सिविल डिफेंस रूल्स के तहत ये इमरजेंसी पावर्स इन्वोक की गई हैं, इसका बेजा इस्तेमाल नागरिकों पर नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? मैम नहीं होगा, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं है। ये डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी पावर्स हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ऐसे समय पर लागू होती हैं और उनको कुछ एक्सपेंडिचर और आदमियों को ड्यूटी पर तैनात करने के एक तरह से उनको मिल जाती है इजाजत। ये कोई इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी पावर्स हैं, ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। आम नागरिक के लिए कोई इमरजेंसी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आम नागरिकों के लिए कोई इमरजेंसी नहीं है, ये केवल फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, लेकिन अब क्या जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, जो पाकिस्तान साइड पर, उस पर टारगेटिंग शुरू हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? क्या एस्केलेशन बढ़ रहा है? क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या एस्केलेशन लैडर अगर हम देखें, तो उसमें क्या हम एक स्टेप और जा रहे हैं ऊपर? अगर इमरजेंसी पावर्स डिक्लेयर की गई है या इमरजेंसी पावर्स को इन्वोक किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन और गंभीर होती जा रही है। कल रात से या परसों रात से जो उनकी तरफ से एयर रेड, चाहे ड्रोन के हों या किसी भी टाइप के हों, वो देखे गए हैं ज्यादा और उनको न्यूट्रलाइज किया है। वो बढ़ भी सकते हैं, वो एक तरह का एस्केलेशन ही था। अब उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट समझकर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। उसकी रिटेलिएशन में हम अगर कोई कदम उठाएंगे तो मिलिट्री टारगेट्स पर ही होगा। इसीलिए ये एक तरह से एस्केलेशन उनकी तरफ से हो चुका है, हम उसकी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये पहले दिन से जरूर एस्केलेटरी लैडर पर हम एक कदम ऊपर चढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई या वॉर इतना आसान नहीं होता है। आप देखिए 1971 की अगर सिचुएशन याद करें, मार्च 25 1971 को इमरजेंसी लगाई थी पाकिस्तान ने, उस समय ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और लोगों की मार काट शुरू हो गई थी और हमारे यहाँ शरणार्थियों की भीड़ लग गई थी। लेकिन हमारा मिलिट्री एक्शन, या हम मिलिट्री के लिए तैयार हुए। उस समय भी उन्होंने पश्चिमी बॉर्डर पर, सीमा पर हमारे यहाँ एयर रेड किया था 4 तारीख को शाम। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। लड़ाई का मतलब ये होता है कि ये ऑल आउट वॉर नहीं है, ना ही लिमिटेड वॉर है, ये एक तरह से एस्केलेशन है। उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को लेजिटिमेट टारगेट समझकर उनके ऊपर हमला किया है, हम उसका जवाब दें। नहीं, लेकिन क्या अब हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और इस समय हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जिस तरीके से मेन स्ट्रीम, हम लोगों ने सुबह भी डिस्कस किया था इस चैनल पर कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। तो अब ऐसे में मीडिया, नागरिक, सबकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए सर इस समय? अब लड़ाई से पूरे देश का एक तरह से नुकसान होता है, फायदा किसी का नहीं होता। लड़ाई जो है एक पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन पीस इज नॉट पॉसिबल, बट लड़ाई हमेशा पीस को, शांति को बहाल करने के लिए की जाती है। हम जिस टाइप के हालात चाहते हैं वो इस समय नहीं है, उनको स्थापित करने के लिए लड़ाई होती है। एक तरह से लड़ाई की डेफिनेशन है, एंड इट्स अ पॉलिटिकल मूव। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक पार्टी कर रही है, ये पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है।
जी। नहीं और लेकिन हम एक तरह से लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई आज रात को शुरू हो जाएगी। हो सकता हो जाए, हो सकता है बिल्कुल ही नहीं हो। ये नहीं लेकिन सर जो हमारे जो देखा जा रहा है कि ड्रोन अटैक्स दोनों देशों के बीच में बढ़ गए हैं, और पाकिस्तान ने तो अभी ये भी आरोप लगाया है कि भाई ये भारत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके के आरोपों के बीच अब आपको क्या लग रहा है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी भी होगी, ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, तो फिर कहाँ हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? लड़ाई में हमेशा दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है, और विश्व स्तर या अंतरराष्ट्रीय माहौल में ऐसा किया जाता है कि हम तो बेचारे हैं, हम तो विक्टिम हैं। ये करते हैं, और ये पाकिस्तान का एक तरह से उनकी फितरत रही है कि वो हमेशा किसी चीज को के लिए हाँ नहीं भरते हैं। वो अगर उनके ऊपर दबाव भी आया, वो उन्होंने संधि भी साइन कर दी, फिर भी जरूरी नहीं है कि वो उसको मानेंगे। वो अपनी मर्जी से चलते हैं। उनका एक ही, एक तरह से उनका देखा जाए तो उनकी एक ही पॉलिसी रही है, वो है भारत को आघात पहुंचाना। और जितना जल्दी हमारी आम जनता में ये चीज समझें कि ये सिचुएशन हमारी की हुई नहीं है। पहलगाम हमने नहीं किया था। पहलगाम में हमारे आदमियों को चुन चुन के और जिस तरह से पहचान करके मारा था, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद हमारी सरकार ने 15 दिन के बाद सोच समझकर बड़ी ही सटीक और रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स दिया था, एकदम जो प्रोपोर्शनल था। टारगेट सिलेक्शन बड़े अच्छे थे, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, कोई सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर अटैक नहीं था। इससे ज्यादा रिस्ट्रेंट, और एक तरह से हमारी सरकार ने पाकिस्तान सरकार के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ दिया था कि हम बोल रहे हैं हमने दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया है, आप चाहो तो इसका रिएक्शन मत दो, कहानी खत्म है हमारी तरफ से। लेकिन वो नहीं माने। अभी उन्होंने एस्केलेट किया, हम उसका जवाब दें। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर कि ये कितना लंबा ये चल सकता है? ये जो पूरा घमासान है, अभी पता नहीं है कि इसका एंड कहाँ है। शुरुआत तो हो गई है, लेकिन ये कहाँ पर जाकर खत्म होगा? ये मेरा आखिरी सवाल है आपको। अब इसका मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसके ऊपर 3-4 चीजें निर्भर करें। अगर ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपनी साख बचाने के लिए पहलगाम करवाया था, या किसी और देश के कहने से भारत को क्षति पहुंचाकर किया था, या सिर्फ कश्मीर के इश्यू को अंतरराष्ट्रीय इश्यू बनाने के लिए किया था, या किसी ये एक प्रॉक्सी की तरह हमारे को उकसा रहा है लड़ाई के लिए जिससे हमें नुकसान हो, ये इन 3 चीजों के ऊपर निर्भर करता है। और ये सिर्फ वही जानते हैं, मैं इस चीज को नहीं जानता। अब ये उनकी क्षमता के ऊपर है। अगर ये एक आदमी अपनी तरफ से अपनी साख बचाने के लिए अपने देश को अपने पीछे इकट्ठा करने के लिए कर रहा है, और ये उस चीज में कामयाब नहीं हुआ, तो इसके लिए एक ही रास्ता बचता है कि आप अपने पद को छोड़ो और बाहर चले जाओ। जो पाकिस्तान में जिसको भी हटाते हैं वो दूसरे देश में चला जाता है। और अगर इसने सोचा कि ये छोड़ेगा नहीं और कोशिश करता रहेगा, तो पाकिस्तान में जैसे हमने देखा है, दूसरी ऑप्शन होती है मार्शल लॉ। अगर इसने मार्शल लॉ लगा दी तो इसका मतलब ये और ज्यादा चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उस देश में जरूर बदलेगा, और जैसा बदलाव होगा उसके हिसाब से ये सिचुएशन आगे जाएगी। और अगर कोई तीसरा देश इसके पीछे है जो हमें क्षति पहुंचाना चाहता है, तो ये उस तीसरे देश के ऊपर है। क्योंकि आप देखिए पिछले 40 साल से, लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए, 40 के करीब हो चुके हैं, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान एक देश दूसरों के कहे पर काम करता है, और इस काम करने के पैसे लेता है। चाहे वो अमेरिका के लिए किया हो, रूस के खिलाफ, फिर अलकायदा के खिलाफ पैसे लिए और अलकायदा के खिलाफ काम भी नहीं किया, सिर्फ जगह प्रोवाइड करी। अब वो किसके लिए काम कर रहा है? उन्होंने तो अपना देश एक तरह से गिरवी रखा हुआ चीन के पास, तो वो क्या उनके कहने से कर रहा है? अभी मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये
इन 3 चीजों के ऊपर है कि किसके कहने से या क्यों ऐसा किया गया है। लेकिन पहलगाम का जो इंसिडेंट है, ये इससे ज्यादा आप किसी को उकसा नहीं सकते हैं कि आप मुझसे लड़ाई कर, और बिल्कुल, हमारा बहुत ही रिस्ट्रेंड रहा है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अग्रवाल सर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग। यू, थैंक यू। थैंक यू।